जय हिंद। वेलकम टू इंडिया तक। आज के इस क्लास में हम प्राचीन भारतीय इतिहास के एक महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे। किन के बारे में? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। जी हाँ, वही चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से, किनकी? गुरु चाणक्य की सहायता से नंद वंश का अंतिम और क्रूर शासक घनानंद को पराजित करके मगध वंश पर एक नए और नवीन साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो आइए हम इन्हीं के बारे में संपूर्ण व्याख्या सहित पढ़ेंगे कि इन्होंने स्थापना कैसे की, कौन कौन सी परिस्थिति थी, इनका नाम क्या था, इनकी जो स्रोत हैं वो क्या क्या हैं। फिर हम चाणक्य के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से? अपने गुरु चाणक्य की सहायता से। अब ये जानते हैं, हम पहले भी पढ़ा चुके हैं चाणक्य, आप जानते होइएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक कौन था? तो घनानंद था। कौन? घनानंद। उसको पराजित करके, किसको? घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की नींव डाली थी। तो ये आपको ऑलरेडी पता होगा। आगे बढ़ते हैं, इसके स्रोतों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले मौर्य राजवंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य राजवंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था और भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध, मतलब राजनीतिक रूप से भारत को एकत्र किया। किसने? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ कि सबसे पहले किस राजा ने भारत को एक राजनीतिक रूप से एकबद्ध, मतलब एकत्र किया। जैसे अफगानिस्तान से लेकर के म्यांमार और पूरे नीचे श्रीलंका तक ये पूरा एकबद्ध किसने किया था? तो भारत को सबसे पहले एकबद्ध किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब इसके कुछ ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में पढ़ लेते हैं। किनके बारे में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के कुछ ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में कि इनको बारे में कहाँ क्या कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विशाख दत्तकृत मुद्रा राक्षस। देखिए, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त द्वारा लिखित एक पुस्तक है। तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। ध्यान रखिएगा, मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त है और ये एक पुस्तक है। कौन सा? एक ऐतिहासिक पुस्तक बोल सकते हैं या एक ग्रंथ बोल सकते हैं। इसमें अर्थात इसमें किसमें? मुद्रा राक्षस में, विशाख दत्त द्वारा लिखे गए मुद्रा राक्षस में किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को नंद राज का पुत्र, क्या? नंद राज का पुत्र वृषल तथा कुलहीन कहा गया है। क्या? वृषल तथा कुलहीन कहा गया। ये तीन चीजें याद रखना है कि विशाख दत्त द्वारा मुद्रा राक्षस में, क्या? मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को नंदराज का पुत्र वृषल तथा कुलहीन कहा गया है। तो इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि ये पूछा है पीपीएससी में कि किसके बुक में या किसके द्वारा लिखे गए पुस्तक में नंदराज चंद्रगुप्त मौर्य को नंदराज का पुत्र या वृषल तथा कुलहीन कहा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इसको इम्पोर्टेंट है। चलिए अब अगला देखते हैं। यह बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश के अनुसार, किसके अनुसार? बौद्ध ग्रंथ, बौद्धों का एक ग्रंथ है महाबोधि वंश। कौन सा? महाबोधि वंश। इसके अनुसार यह राजकुल से संबंधित था। किससे? राजकुल से संबंधित था। तो बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य राजकुल से संबंधित था। वैसे ही बृहद कथा मंजरी कथा सरिता के अनुसार, बृहद कथा मंजरी कथा सरिता के अनुसार इसकी उत्पत्ति शूद्र से हुई थी, मतलब यह शूद्र से था। ध्यान रखिएगा, बृहद कथा मंजरी तथा कथा सरित सागर के अनुसार, बृहद कथा मंजरी तथा कथा सरित सागर के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की उत्पत्ति शूद्र से हुई थी। किससे? शूद्र से, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य के पिता एक शूद्र थे। अगला है मयूर पोषकों के ग्राम के मुखिया की पुत्री का पुत्र था। अब ये किसने कहा? तो हेमचंद्र द्वारा लिखे गए परिशिष्ट पर्वन, क्या? हेमचंद्र द्वारा लिखे गए परिशिष्ट पर्वन में कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य मयूर पोषक, जो मोर पालते थे, उन्हीं मयूर पोषकों के ग्राम के मुखिया की पुत्री का पुत्र था। जो मोर पालते थे उन्हीं के जो गांवों के मुखिया थे उनके पुत्री का यह पुत्र था चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इतनी ऐतिहासिक मान्यताएं हैं कि यह कौन था। इसके स्रोत भारतीय ये स्रोत हो गए, मतलब भारतीय द्वारा लिखे गए पुस्तकों में चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी इस प्रकार से मिलती है। अब विदेशी द्वारा लिखे गए पुस्तकों में चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी कैसे मिलती है, ये भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं।
क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें देखिए पहला विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसकी, चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंड्रोकोट्स के रूप में की, सेंड्रोकोटस के रूप में या सेंड्रोकोट्स के रूप में विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की है। तो ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंड्रोकोट्स के रूप में किया है। अगला है एरियन तथा प्लूटार्क। ये देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए आपको ध्यान रखना ही होगा हर हाल में कि सेंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने किया, तो विलियम जोन्स ने। सेंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने किया, तो विलियम जोन्स ने। अगला है एरियन तथा प्लूटार्क। कौन, एरियन तथा प्लूटार्क। एंड्रोकोट्स को अर्थात एंड्रोकोट्स के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में अर्थात एंड्रोकोट्स को चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने पहचान किया, तो एंड्रोकोट्स के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को एरियन तथा प्लूटार्क ने पहचाना। क्या, एरियन तथा प्लूटार्क के अनुसार एंड्रोकोट्स ही चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन, एंड्रोकोट्स ही चंद्रगुप्त मौर्य था। उसके बाद है जस्टिन। कौन, जस्टिन के अनुसार, किसके अनुसार, जस्टिन के अनुसार सेंड्रोकोट्स और सिकंदर की महान भेंट का उल्लेख है। जस्टिन के द्वारा लिखे गए पुस्तकों में सेंड्रोकोट्स और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख है। अर्थात सेंड्रोकोट्स कौन था, तो सेंड्रोकोट्स चंद्रगुप्त मौर्य था और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख मिलता है किसकी पुस्तकों में, तो जस्टिन द्वारा लिखे गए पुस्तकों में सेंड्रोकोट्स और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख मिलता है। मतलब दोनों मिले थे और यहीं से इन्होंने गेस किया कि यही सेंड्रोकोट्स क्या है, यही सेंड्रोकोट्स चंद्रगुप्त मौर्य है। तो ये हुई चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ जानकारियाँ जो कि आपको ध्यान में रखने होंगे और याद रखने होंगे। कुछ और थोड़े से अभिलेख हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत की विजय का श्रेय अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य की विजय के श्रेय की जानकारी तमिल ग्रंथ अहनानूर और पुरनानूर में मिलता है। तमिल ग्रंथ अहनानूर और पुरनानूर में यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत का विजय किया था, मतलब दक्षिण भारत में इन्होंने युद्ध लड़के दक्षिण भारत को जीता था। सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सिकंदर जब आया था तो यह फिर रिटर्न चला गया, 324 के आसपास रिटर्न चला गया। तो जब सिकंदर रिटर्न गया उन्होंने अपना जो क्षेत्र जीता था वो किसको दे दिया, तो उसने सेल्यूकस को दे दिया। किसको, सेल्यूकस को दे दिया। और सेल्यूकस ने बाद में भारत पर आक्रमण किया। इसके आक्रमण के समय चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ का राजा हो चुका था, किसको, धनानंद को मार करके। लेकिन जब कौन आया था, जब आपको चंद्रगुप्त मौर्य के समय में से पहले कौन था, नंदवंश अर्थात घनानंद के समय आया था आपका सिकंदर महाराज। कौन सा, सिकंदर महान, इसको महान कहा जाए, हालांकि आपको सिकंदर याद रखना है, ठीक है। तो सिकंदर ने सेल्यूकस को देकर चला गया, लेकिन जब सिकंदर आया था उस समय घनानंद था, लेकिन सेल्यूकस ने जब भारत पर आक्रमण किया तो चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकटर को हरा दिया और सेल्यूकस निकटर ने खुद को बचाने के लिए अपनी पुत्री कार्नेलिया का, किसकी, कार्नेलिया का विवाह, किसकी विवाह, कार्नेलिया का विवाह किससे करा दिया, तो चंद्रगुप्त मौर्य से करा दिया। तो ये हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसको आपको याद रखना है। आइए चंद्रगुप्त मौर्य के समय हम उसकी सीमाओं को देख लेते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जब भारत का एकीकरण किया, यूनिफिकेशन किया, तो भारत की सीमाएं आखिर कहाँ से कहाँ तक थी। उत्तर में चंद्रगुप्त मौर्य की सीमा हिमालय की श्रृंखला तक थी। उत्तर में देखिए हिमालय से आगे जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो कहाँ तक था, हिमालय तक था। उत्तर में हिमालय आप याद रख सकते हैं, हिमालय के सीमा तक थी। कहाँ तक थी, हिमालय की सीमा तक। वहीं बात करें पश्चिम में, तो पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत तक। कहाँ तक, हिंदू कुश पर्वत तक, मतलब कि समझ लीजिए अफगानिस्तान तक। कहाँ तक, अफगानिस्तान तक। अब अफगानिस्तान तक आपको ऐसे भी याद रखना है कि जब सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया तो उसने 4 प्रांत भी इसको दहेज मिला था, काबुल, कंधार, और हेरात, इस तरह से करके उन्होंने 4 प्रदेश भी इसको गिफ्ट में दिया था। तो पूरा समझिए पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान भी चंद्रगुप्त मौर्य के समय शासन क्रम था। अब हमने 2 देख लिया, हिमालय की उत्तरी सीमा इसका हिमालय तक, पश्चिमी हिंदू कुश पर्वत तक। ये दोनों पर्वतीय श्रेणियाँ हैं, इसको आपको ध्यान रखना होगा। पूर्व में कौन था, तो पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक। कहाँ तक, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक। और दक्षिण में मैसूर तक चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य बिखरा हुआ था, मतलब बिखरा हुआ नहीं था, फैला हुआ था। जब इसकी मृत्यु हुई तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के समय हमने देखा कि उत्तर में उसका साम्राज्य कहाँ था, तो उत्तर में हिमालय, पश्चिम में हिंदू कुश, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में मैसूर तक यह साम्राज्य फैला हुआ था। आइए हम आपको मैप से इसको दिखाते हैं।
देखिए ये है मौर्य डायनेस्टी का मैप। कौन सा? मौर्य राजवंश का मैप है, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखिए, आप तो कहिएगा ये 265 BC दिखा रहा है। कौन सा? 265 ईसा पूर्व। तो आपको ये बात ध्यान होना चाहिए कि मौर्य वंश में सिर्फ अशोक ने ही, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य सबसे पहला, उसने पूरा राजवंश का विस्तार किया। अफगानिस्तान से लेकर के इधर म्यांमार थोड़ा सा इसका नहीं था, लेकिन पूरा उत्तरी गंगा तक था, उत्तर जो लास्ट गंगा है वहाँ तक था। तो उसके बाद आया कौन सा? इसका पुत्र, इसके पुत्र के बाद आया अशोक। अशोक ने बस एक कलिंग जीता था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र ने कोई भी क्षेत्र विजेता के रूप में से नहीं जानता, उसने कोई भी क्षेत्र नहीं जीता था। इस तरह से आप ये मैप जो है पूर्णतः मौर्य डायनेस्टी का है, मौर्य डायनेस्टी का। इसमें से आप अगर सिर्फ किसको निकाल दें? कलिंग को यहाँ से निकाल दें। कहाँ से? उत्कल से कलिंग को निकाल दें, तो क्या बच जाएगा? ये पूरा जो क्षेत्र आपको रेड दिख रहा है यहाँ से, ये पूरा जो यहाँ से पूरा ये इसका था, ये किसके अंदर था? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य का था। बस यहाँ से आपको ये क्या छोड़ देना है? चंद्रगुप्त मौर्य के छोड़ने से पहले आपको ये निकालना होगा, किसको? तो ये आपको निकालना होगा उत्कल तट। इसको किसने जीता था? कलिंग को जीता था अशोक ने। तो ये आप जानते हुए। और नीचे देखिए, नीचे यहाँ तक गया है। एक चीज़ यहाँ आपको और दिख रहा होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल नीचे सत्यपुत्र तक था। कहाँ था? सत्यपुत्र एक राजवंश था, वहाँ तक था। तो ये पूरा देखिए, पूरा आपको दिख चुका है। यहाँ पूरा अफगानिस्तान से होते हुए देखिए, ये हो गया पाकिस्तान, ये पूरा अफगानिस्तान, ये पूरा भारत हमारा, नेपाल भी इसी का अंदर आता था। चलिए, ये जो ब्लू वाला थोड़ा सा दिख रहा है, ये ब्लू वाला इसके शासक के अलग था, मतलब इसके शासन के अंदर का नहीं आता था। तो हमने देखा मौर्य एम्पायर अर्थात मौर्य डायनेस्टी का ये पूरा मैप से पूरा भारत ही मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत था। चलिए, अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और कुछ जानकारियाँ ले लेते हैं। अभी हमने चंद्रगुप्त मौर्य के शासन विस्तार को देखा कि उसका शासन कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। बात करें इनके साम्राज्य विस्तार का, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, डायरेक्ट याद रखिएगा कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले भारत से भी बड़ा था। क्या? ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले भारत से भी बड़ा था चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य, या मौर्य साम्राज्य जो है ब्रिटिश साम्राज्य से भी बड़ा राज्य था। क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य कहीं कहीं छूटा भी था, और फिर कुछ जगहों पे आपको दूसरे जो और यूरोपीय कंपनियां थी या यूरोपीय थे वो भी यहाँ शासन कर रहे थे। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के समय पूरा भारत एकीकृत था, पूरा भारत इसके अंदर था। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको याद रखना है कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले भारत से भी बड़ा था मौर्य वंश। कौन सा? मौर्य वंश। चलिए, अब मौर्य वंश के बारे में कुछ जानकारी और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में एक बार हम शॉर्ट में फिर से रिवीजन कर लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? तो मौर्य वंश का संस्थापक किया था चाणक्य की सहायता से। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु थे। सेल्यूकस कौन था? तो सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति था। इसने भारत पर मगध पर आक्रमण किया था, और जब यह हारने लगा तो इसने अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करा दिया। किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से करा दिया। और साथ ही अपना एक राजदूत, इनका राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। तो सेल्यूकस ने अपना राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त किया। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त किया। और मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका है। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखा है, जिसमें यह मगध साम्राज्य या मौर्य साम्राज्य के बारे में विशिष्ट रूप से जानकारी मिलती है। सेंड्रकोट्स अर्थात जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंड्रकोट्स के रूप में की है। चंद्रगुप्त मौर्य के शाहगौर अभिलेख, देखिए अभी अभिलेख के बारे में नहीं पढ़े हैं, अभिलेख आगे चलेंगे। देखिए लेकिन कुछ यहाँ जो है देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के शाहगौर अभिलेख में, शाहगौर अभिलेख जो कि तांबा का बना हुआ है, इसमें अकाल की चर्चा की गई। किसकी? अकाल की चर्चा की गई है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन गुरु भद्रबाहु के नेतृत्व में, किनके? जैन गुरु भद्रबाहु के नेतृत्व में 298 ईसा पूर्व, क्या? 298 ईसा पूर्व इन्होंने अपना प्राण का त्याग किया, अर्थात इनकी मृत्यु हुई। इनकी मृत्यु इन्होंने खुद से संलेखना विधि से मृत्यु इनकी हुई थी। कौन सा? संलेखना। अब संलेखना क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, संलेखना विधि से इन्होंने अपना प्राण त्याग किया था। ये होता है फास्टिंग। उपवास रह करके इन्होंने क्या किया था? जैन ग्रंथ में फास्टिंग को संलेखना विधि बोला जाता है। उसमें आपको हम जब जैन हम पढ़ाए भी थे तो उस समय हम बताए भी थे, इसमें आत्मा को सताने की बात कही गई थी। तो भद्रबाहु, जैन गुरु भद्रबाहु की अध्यक्षता में संलेखना विधि से चंद्रगुप्त मौर्य ने
कर्नाटक के श्रवण बेलगोला, कहाँ, कर्नाटक, जो कि नीचे है, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में इन्होंने क्या किया था, संलेखना विधि से अपना प्राण त्याग किया था। तो ये सारी जानकारियाँ हुई चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। किन के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। अब हम चंद्रगुप्त मौर्य से आगे बढ़ते हैं और हम चाणक्य के बारे में देखते हैं। चाणक्य इन्हीं के समकालीन थे। तो आइए अब चाणक्य के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हम प्रांतों और इसके राजधानी के बारे में पढ़ेंगे। अशोक के समय जो प्रांत थे और उनकी राजधानियाँ कहाँ कहाँ थी, तो अशोक के समय नहीं बल्कि पूरे मगध साम्राज्य के समय में उत्तरापथ नाम के एक राज्य था जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। एक अवंती था जिसकी राजधानी उज्जैनी थी। एक राज्य कलिंग था जिसकी राजधानी तोसली थी। दक्षिणापथ था जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी। प्राच्य या पूर्व देश इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो अशोक के समय कितने राज्य थे, तो लगभग 10 से अधिक राज्य थे, लेकिन जो प्रमुख थे वो कौन कौन थे, उत्तरापथ जिसकी राजधानी तक्षशिला, अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी, कलिंग जिसकी राजधानी तोसली, दक्षिणापथ जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी, प्राच्य या पूर्व देश जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र। तो ये हुए कुछ प्रांत और उसके राजधानी। अब इसके कुछ अभिलेखों के बारे में देखते हैं। तो ये अभिलेख कौन कौन सा है, एक है शाहगौर अभिलेख, कौन सा, गोरखपुर का सेहगौर ताम्र अभिलेख, कौन सा, शाहगौर ताम्र अभिलेख, और महास्थान का अभिलेख, यह बांग्लादेश में है। इससे अशोककालीन, यह दोनों अभिलेख अशोककालीन है, प्राकृत भाषा में रचित है और ब्राह्मणी लिपि में। क्वेश्चन पूछा था कि महास्थान, बांग्लादेश का महास्थान अभिलेख और गोरखपुर का सेहगौर अभिलेख, सेहगौरा अभिलेख, यह किसके समयकालीन है, तो यह अशोक के समकालीन है और इसकी भाषा है प्राकृत, लिपि है ब्राह्मणी। अशोक के मैक्सिमम जो है लिपि कौन से है, वो ब्राह्मणी लिपि और मैक्सिमम भाषा प्राकृत भाषा है। अगला है न्यायालय। न्यायालय किसके समय, तो मौर्य वंश के समय न्यायालय कैसा था, तो मौर्य वंश के समय में दो टाइप के न्यायालय थे, कौन कौन सा, एक धर्म स्थनीय न्यायालय और एक कंटक शोधन न्यायालय। धर्म स्थनीय न्यायालय जो दीवानी जो जिसमें दीवानी की चीज़ें दिखाई जाती थी, दीवानी से क्राइम से संबंधित चीज़ें, और एक कंटक शोधन जिसमें फौजदारी न्यायालय की देख रेख की जाती थी, मतलब फौजदारी मामलों की देखा रेखी करने वाला कंटक शोधन न्यायालय, और दीवानी न्यायालयों में धर्म स्थनीय होता था। ये दोनों इसके नाम थे न्यायालय के। गुप्तचरों की दो संस्थाएं थी, कौन कौन सी, तो पहली संस्था थी एक ही स्थान पर रहने वाले, देखिए गुप्तचरों के दो संस्था थे, मतलब दो तरह के गुप्तचर थे, कौन कौन सा, एक संस्था और एक संचरा। जो गुप्तचर एक ही स्थान पर रहते थे उन्हें संस्था कहा जाता था, तथा जो गुप्तचर प्रत्येक स्थान पर भ्रमण करते थे उसे संचर कहते थे। देखिए भ्रमण करना का मतलब होता है संचरण करना, एक जगह से दूसरे जगह जाने वाले ऐसे गुप्तचर को संचरा, और एक ही स्थान पर रहने वाले, तो जो बस गए मतलब एक ही स्थान पर रहने, तो वो क्या हो गया, स्थापित है, तो इस ऐसे गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। तो गुप्तचरों के दो टाइप हो गए, कौन कौन सा, संस्था जो एक ही स्थान पर रहते थे और संचरा जो भ्रमण करते थे। अगला है मेगास्थनीज के बारे में। देखिए अशोक के शासनकाल में नहीं बल्कि कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के ससुर कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य के ससुर सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त करवाया था, क्योंकि उसने अपनी पुत्री कार्नेलिया से विवाह किया था चंद्रगुप्त मौर्य का। और मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्यकालीन नगर प्रशासन और भारतीय समाज के बारे में जानकारी मिलती है। ध्यान रखिएगा, अगर पूछता है एग्जाम में कि मौर्यकालीन नगर प्रशासन और भारतीय समाज की जानकारी किससे मिलती है, तो यह मेगास्थनीज के इंडिका से मिलती है। गलती से भी आप अर्थशास्त्र नहीं मानेंगे, चाणक्य के अर्थशास्त्र वो सिर्फ दार्शनिक से संबंधित था, वो से नगर प्रशासन और भारतीय समाज की जानकारी नहीं मिलती है। नगर प्रशासन और भारतीय समाज की जानकारी मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से मिलती है। किसकी, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से मिलती है। अब इसके बारे में हम जानते हैं कि मेगास्थनीज ने नगर प्रशासन के बारे में क्या कहा है, नगर प्रशासन के बारे में क्या कहा है, और फिर जानेंगे हम भारतीय समाज के बारे में मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में क्या कहा है। तो पहले हम नगर प्रशासन के बारे में जान लेते हैं। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्य वाली 6 समितियों के द्वारा किया जाता था। किसके द्वारा, पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों वाली 6 समितियों के द्वारा किया जाता था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। तीसरी समिति जो थी वो जनगणना से संबंधित थी। किससे, जनगणना से।
छठी समिति बिक्री कर वसूल से संबंधित थी, मतलब कि सेलिंग टैक्स, सेल्स टैक्स से संबंधित है छठी समिति। उसके बाद है इसमें भी जानकारी मिलता है कि करों की चोरी पर इसे मृत्यु दंड दिया जाता था। अगर कोई टैक्स चोरी करता है तो टैक्स चोरी होने पर इसे उस व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाता था। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य काल में करों की चोरी करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था। नगर के पदाधिकारी अर्थात मौर्य काल में जो नगर के पदाधिकारी थे उन्हें एस्टिनोमोई कहा जाता था। क्या? एस्टिनोमोई कहा जाता था। तो ये है नगर प्रशासन के बारे में मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक में मिलने वाली जानकारियाँ। तो ये आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना होगा। कैसे? तो अभी जो हमने बताया इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या 2-3 बार आप देखिएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो 2-3 बार याद देख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेकर 2-3 बार पढ़ लीजिए, आपको पक्का याद हो जाएगा। हमने नगर प्रशासन के बारे में जाना कि यह 30 सदस्यों वाली 6 समितियों द्वारा होती थी। साथ ही आपको तीसरी समिति और छठी समिति याद रखना है। तीसरी में जनगणना, छठी में बिक्री कर वसूल, बिक्री कर छिपाने वाले कर्ज को चोरी करने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। अब मेगास्थनीज द्वारा वर्णित समाज, भारतीय समाज के बारे में जान लेते हैं कि उन्होंने भारतीय समाज के बारे में क्या वर्णन किया है। तो आइए हम ये भी देख लेते हैं। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से भारतीय समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। अब फिर से गलती नहीं करिएगा। किसकी गलती? चंद्रगुप्त मौर्य। ये भारतीय समाज के बारे में जानकारी अगर चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र बोलता है तो आप वहाँ रुक जाइएगा, क्योंकि अर्थशास्त्र नहीं होगा, वो एक दर्शन शास्त्र और राजनीतिक शास्त्र की पुस्तक है, उसमें समाज के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। मेगास्थनीज की इंडिका के अनुसार भारतीय समाज 7 श्रेणियों में विभाजित था। कितने? 7 श्रेणियों में विभाजित था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोबेबली इस साल पूछ भी सकता है, ध्यान रखिएगा। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज 7 श्रेणियों में विभाजित था। ये 7 श्रेणी कौन कौन से हैं? पहला है दार्शनिक, कृषक अर्थात किसान करने वाला, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री। देखिए इसे याद कैसे करिएगा, याद होगा या नहीं, ऐसा देखिए। सबसे पहले कृषक, कृषक के आसपास में होता है पशुपालक, ये दोनों हो गया खेती करने वाले। कारीगर जो कुछ बनाएगा वो कारीगर। उसके बाद आता है योद्धा जो युद्ध करेगा। निरीक्षक और मंत्री ये राजा के काम के हो गए। और दार्शनिक सबको संदेश देने वाला, सबको दर्शन देने वाला, मतलब दर्शन शास्त्र की जानकारी देने वाला, सबको धर्म शास्त्र की जानकारी देने वाला, ये निरीक्षक, ये दार्शनिक भी था। तो 7 कौन कौन से क्षेत्र हो गए? पहला कृषक, पशुपालक, देखिए एक साथ याद करिएगा तो याद हो जाएगा। कृषक, पशुपालक, कारीगर जो राज्य बनाता था, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री। योद्धा, निरीक्षक, मंत्री को एक साथ याद करिए। कृषक, पशुपालक को एक साथ, कारीगर और दार्शनिक को एक साथ। कारीगर और दार्शनिक मतलब शिक्षक, दार्शनिक में शिक्षक आता है, कारीगर, ये दोनों समाज निर्माण के लिए काम करते हैं। ठीक है। और कृषक, पशुपालक ये दोनों भोजन के लिए, योद्धा राज्य को बचाने के लिए काम करते हैं। तो इस तरह से जो है आपको मेगास्थनीज की इंडिका में 7 विभागों में विभाजित किया गया भारतीय समाज को। अगला है, इसमें कहा गया है कि मौर्य काल में दास प्रथा के प्रचलन का अभाव था। क्या था? दास प्रथा के प्रचलन का अभाव था। चंद्रगुप्त मौर्य कुछ दिन खुद दास रहा था, इसलिए इसने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज़्यादा है, वो ये है कि कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और न ही अपनी जाति से अलग पेशा कर सकता था। यह एक मनाही थे मौर्य काल में। इसकी जानकारी आपको इंडिका से मिलती है। कहाँ? किससे? इंडिका से मिलती है। इंडिका किसने लिखा है? तो मेगास्थनीज ने। तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति जाति से बाहर शादी नहीं कर सकता था और न ही उससे अलग कोई पेशा चुन सकता था, कोई काम चुन सकता था। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हुआ मेगास्थनीज के समय इम्पोर्टेंट जो राज्य काम था वो। और भारतीय समाज और नगर प्रशासन, भारतीय नगर प्रशासन और भारतीय समाज के बारे में मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक में जो दी गई है, ये हो गई उसकी जानकारी। अब हम आगे देखते हैं अशोक के सारनाथ आश्रम को। अशोक ने बहुत सारे स्तंभ भी बनवाए थे, तो इसमें हम पहले सारनाथ अभिलेख को देखेंगे। अशोक के सारनाथ अभिलेख जो है, सारनाथ से क्वेश्चन पूछता है क्योंकि हमारा नेशनल एम्बलम भी है, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह भी है। इसका निर्माण अशोक ने करवाया था, मतलब सारनाथ का जो है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था। किसने? अशोक ने करवाया था। इस स्तंभ के शीर्ष भाग को सिंह चतुर्भुज कहा जाता था। क्या? इस अभिलेख के शीर्ष भाग को सिंह चतुर्मुख कहा जाता है, मतलब इसमें 4 सिंह वाले मुख है, इसलिए इसे सिंह चतुर्मुख कहा जाता है। सारनाथ का स्तंभ, सॉरी, इसमें 3 ही सिंह हैं,
ध्यान रखिएगा 3 ही सिंह है, 4 नहीं बल्कि 3 ही है। 1 2 3 नहीं 4 है, क्योंकि सिंह चतुर्मुख कह रहा है तो 4 सिंह के 4 मुख होने के कारण इसे सिंह चतुर्मुख कहा जाता था। सारनाथ के शीर्ष स्तंभ पर सिंह की आकृति का प्रतीक है। अगर इसमें डाउट होगा थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा हमको भी डाउट है इसमें कि 4 है या 3 है। अगला है इसकी प्रतिकृति, मतलब इसी को सारनाथ स्तंभ की प्रतिकृति को भारत सरकार द्वारा अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है। तो सारनाथ के स्तंभ से भारत का प्रतीक चिन्ह लिया गया है। आइए अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं मौर्य काल के बारे में। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 में। जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले 1837 में पढ़ा था। किसने? जेम्स प्रिंसेप। ये क्वेश्चन पूछता भी है कि अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला सर्वप्रथम विद्वान या सर्वप्रथम व्यक्ति कौन था? तो यह जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा था। खरोष्ठी लिपि कैसे लिखी जाती थी? तो खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है। कौन सा? खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी। प्राक अशोक ब्राह्मणी लिपि का साक्ष्य मिला है अनुराधापुर, श्रीलंका के अनुराधापुर में, जो कि पहले श्रीलंका की राजधानी थी। वहाँ से अशोक की प्राचीन ब्राह्मणी लिपि का साक्ष्य मिला है। अशोक का नाम, ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि यहाँ से नाम के बारे में क्वेश्चन पूछता है। अशोक का नाम, तो यह मास्की, गुर्जरा, नेतुर एवं उड्डेगोलम के लेखों में इसका नाम अशोक मिलता है। किसका? तो अशोक के मास्की, गुर्जरा, नेतुर एवं उड्डेगोलम में इसका नाम अशोक मिलता है। भब्रू अभिलेख में से इसने खुद को मगध सम्राट कहा है। एकमात्र अभिलेख भब्रू अभिलेख जिसमें इसने खुद को मगध सम्राट कहा है, तथा मास्की, गुर्जरा, नेतुर एवं उड्डेगोलम में इसने खुद का नाम क्या बताया है? तो अशोक बताया है। इंडिका का लेखक कौन था? तो इंडिका का लेखक मेगास्थनीज था। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। तक्षशिला के बारे में कहा गया है कि तक्षशिला मौर्य काल में शिक्षा का एक सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तक्षशिला मौर्य काल में शिक्षा का सबसे अधिक प्रसिद्ध केंद्र था। कौन सा? तक्षशिला सबसे अधिक प्रसिद्ध केंद्र था। कब? तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। ये हुआ कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। आइए अब हम मौर्यकालीन कुछ व्यक्तियों और उनके नामों के बारे में जानते हैं। कौन? मौर्यकालीन कुछ व्यक्तियों और उनके प्रमुख नामों के बारे में। सबसे पहले चाणक्य से शुरू करते हैं, क्योंकि सबसे मेन जड़ तो यहीं थे। चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया था, मतलब सभी योगदान चंद्रगुप्त मौर्य जैसे भी राजा बना इसमें सर्वाधिक योगदान चाणक्य का है। चाणक्य किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। तो चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त, चाणक्य, चंडीपुत्र भी इन्हें कहा जाता है। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त की पहचान सेंट कोर्स के रूप में भी की गई थी। अगला है अशोक। अशोक को प्रियदर्शी या देवनाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। अमित्रघात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है। तो क्वेश्चन अगर पूछता है अमित्रघात के नाम से बिंदुसार, और एक और है आपको अभी कमेंट करके हमें बताइए कि एकराट। कौन सा? एकराट। ये आपको हम बताए थे नंद वंश में। एकराट की उपाधि या सर्वछत्रांतक की उपाधि किसने धारण की थी? ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो बचे रह गए हैं उसके बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो क्या क्या है, आइए। बिहार में पटना, कौन सा? पटना, वर्तमान पटना जो कि प्राचीन पाटलिपुत्र के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्हरार, कौन सा जगह? बुलंदी बाग एवं कुम्हरार में की गई खुदाई से। तो बिहार के पाटलिपुत्र में बुलंदी बाग एवं कुम्हरार में खुदाई की गई है। पाटलिपुत्र के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्हरार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष मिले हैं। कौन काल के? मौर्य काल के विशाल लकड़ी के विशाल भवन मिले हैं। कहाँ से? तो कुम्हरार से। कुम्हरार और बुलंदी बाग से। कुम्हरार और बुलंदी बाग से। कहाँ से? कुम्हरार और बुलंदी बाग से मौर्यकालीन क्या मिले हैं? भवन अवशेष मिले हैं। लकड़ी के बने हुए भवनों के अवशेष पाए गए हैं। इन्हें प्रकाश में कौन लाया? तो इसकी खोज स्पूनर ने किया। कौन? स्पूनर ने। बुलंदी बाग से, कहाँ? पाटलिपुत्र के बुलंदी बाग से, बुलंदी बाग नगर के परकोटे के अवशेष, बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष, कुम्हरार से राजप्रसाद के अवशेष, मतलब राजा के रहने वगैरह के राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए। तो कुम्हरार में क्या था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? उनका महल था जो कि लकड़ी का बना हुआ था। ध्यान रखिएगा, लकड़ी का बना हुआ महल था, न कि पक्के ईंटों से।
और बुलंदीबाग में नगर के परकोटे का अवशेष मिला है। बुलंदीबाग पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम था, ठीक है, जिस महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने 184 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ, तो अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहद्रथ था। कौन था? अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। ध्यान रखिएगा, अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या किसने की थी? इसकी हत्या शुंग वंश की स्थापना करने वाले पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या की थी। कब? 184 ईसा पूर्व में। कब? 184 ईसा पूर्व में। ध्यान रखिएगा कि बुलंदीबाग पाटलिपुत्र का प्राचीन स्थान था, नाम नहीं स्थान था। जिस महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने, मतलब एक व्यक्ति जिसके बारे में कहा गया है कि 184 ईसा पूर्व में उसने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना की, वो इतिहास में पुष्यमित्र शुंग के नाम से विख्यात है। अर्थात पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग राजवंश की नींव डाली थी। किसकी? शुंग राजवंश की। अगला है स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से जो इसके सर्वश्रेष्ठ क्या कौन कौन से स्तूप है इसके बारे में जान लेते हैं। तो स्थापत्य कला की दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। किसके? सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। कहाँ? सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। इसका निर्माण अशोक ने कराया था। सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। किसने कराया था? अशोक ने करवाया था। इस स्तूप का आरंभिक काल 3री शताब्दी ईसा पूर्व था। किस स्तूप का आरंभिक काल? तो सांची मध्य प्रदेश का सांची स्तूप अशोक ने निर्माण कराया था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। इस स्तूप का आरंभिक काल 3री शताब्दी ईसा पूर्व था। जबकि भरहुत का अभिलेख, भरहुत का स्तूप, भरहुत में भी एक अभिलेख और स्तूप दोनों है। तो भरहुत का स्तूप के सतना जिले में है, मध्य प्रदेश के सतना जिले में। देखिए तो यहाँ ध्यान से, सांची भी मध्य प्रदेश में, भरहुत स्तूप भी मध्य प्रदेश में। इसका दोनों का निर्माण अशोक ने करवाया था। और इसके डेट की बात करें तो सांची स्तूप का डेट मिलता है कब? तो सांची स्तूप का डेट मिलता है आपको 3री शताब्दी ईसा पूर्व। कब? 3री शताब्दी ईसा पूर्व। जबकि भरहुत स्तूप का जो डेट मिलता है वो 2री शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग मिलता है। सांची तथा भरहुत के स्तूपों की खोज किसने की? तो ये स्तूपों की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। सांची तथा भरहुत अभिलेखों की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। किसने? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के दाहिने तट पर स्थित है। कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने 1797 में स्तूप का पता लगाया। तो अमरावती स्तूप का पता कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने लगाया था। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सारनाथ का धामेक स्तूप। सारनाथ का धामेक स्तूप जो गुप्त कालीन है, जो बिना आधार के समतल भूमि पर बनाया गया है। इसमें आपको क्या क्या याद रखना है? तो सबसे पहले सांची स्तूप और भरहुत स्तूप दोनों अशोक ने बनवाया है। सांची स्तूप 3री शताब्दी ईसा पूर्व और भरहुत स्तूप 2री शताब्दी ईसा पूर्व। अगला फैक्ट है कुछ इम्पोर्टेंट और अभिलेखों के बारे में। ईसा पूर्व की कुछ शताब्दियों में, ईसा पूर्व की कुछ शताब्दियों में, सिंपली इसमें यह ध्यान रखना है कि रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में यह पता लगता है कि चंद्रगुप्त ने, कब? चंद्रगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। कहाँ पे? दक्कन क्षेत्र में। तो यहीं जब रुद्रदामन ने अपना जूनागढ़ अभिलेख जब खुदवाया तो इसमें लिखा गया है कि मैं रुद्रदामन एक झील का, सुदर्शन झील का निर्माण, जीर्णोद्धार मतलब कि मरम्मत करवा रहा हूँ, जिसका निर्माण मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ से पूछता है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। तथा अशोक ने 3री शताब्दी में यहाँ से नहरें निकलवाई थी। शक छत्रप मतलब शकों के राजा रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों के कार्यों का वर्णन है। जूनागढ़ के शासक रुद्रदामन ने झील की मरम्मत करवाई थी। यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता है, ध्यान रखिएगा कि सुदर्शन झील की निर्माण किसने करवाई? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाई। ठीक है, उसके बाद आइए इससे नहरें किसने निकलवाई? तो अशोक ने इससे नहरें निकलवाई 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। और शक छत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में इनकी जानकारी मिलती है। जूनागढ़ के शासक रुद्रदामन ने झील का जीर्णोद्धार अर्थात मरम्मत करवाई थी। तो ये हुए हमारे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट मौर्य वंश के बारे में। एक दो और बच गए हैं, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में।
अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए, मतलब मैक्सिमम किस में लिखे गए हैं, प्राकृत भाषा और ब्राह्मणी लिपि में। केवल 2 अभिलेख, कौन कौन सा, शाहबाजगढ़ी अभिलेख और मानसेहरा अभिलेख। कौन कौन सा, शाहबाजगढ़ी अभिलेख और मानसेहरा अभिलेख की लिपि ब्राह्मणी न होकर खरोष्टी है। तक्षशिला से अरामाइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख मिला है। सरिकुना नामक स्थान से यूनानी अभिलेख मिला है। तो इन सभी के बारे में आपको सबको नहीं याद रखना है। कौन कौन याद रखना है, तो अधिकांश अभिलेख इसको कहाँ मिले हैं, तो अधिकांश प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मणी लिपि में मिले हैं। केवल 2 अभिलेख, शाहबाजगढ़ी, कौन कौन सा, शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा। शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि ब्राह्मणी न होकर खरोष्टी है, मतलब खरोष्टी में 2 अभिलेख, शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा। तक्षशिला से अरामाइक लिपि में लिखा गया एक भवन अभिलेख मिला है। तक्षशिला से अरामाइक लिपि में एक भवन अभिलेख मिला है तथा सरिकुना से यूनानी अभिलेख मिला है। सरिकुना से यूनानी अभिलेख मिला है। अब हम आपको मैप पहले भी दिखा चुके हैं, एक बार और दिखा देते हैं। ये मौर्य काल का मैप है और इस तरह से हमारा मौर्य वंश समाप्त हुआ।